जातीय समीकरण जो अब तक बताए जा रहे थे कि ये जाति इधर है, ये जाति इधर है, वो जातीय समीकरण भी गड्ढमड्ढ हुए हैं, मतलब ध्वस्त हो गए हैं। रूडी जी भी कंफर्टेबल नहीं, दोनों की सांस लटकी हुई है। अब वहाँ कुछ भी फैसला हो सकता है, ये है। लालू प्रसाद भी मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं जगा पाए। रोहिणी आचार्य का आकर्षण भी मतदाताओं को बूथ तक नहीं लेके आ पाया। छपरा और हाजीपुर में आप देख सकते हैं कि अति पिछड़े वोटर जो है अंतिम समय तक डायलेमा में रहा कि हमें क्या करना है। और छपरा में और हाजीपुर में दोनों जगह ये हुआ कि कुशवाहा मतदाता नाराज है, नहीं करेगा मतदान। रोहिणी के पक्ष में छपरा में कह रहे हैं कि कुशवाहा मतदाता कर देगा, लेकिन आखिर समय में हवा बदली है, ये जैसी रिपोर्ट हमको मिल रही है। दिवेश चंद्र ठाकुर जो माने माहिर खिलाड़ी हैं, वो अगर मुश्किल में हैं तो आप सोच सकते हैं चिराग पासवान जो पिता माने जिनके पिता ने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया, माने गिनीज बुक में नाम गया, वहाँ भी कह रहा है कि मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि वहाँ राजभूषण साहनी जो हैं वो उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। अजय निषाद जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले राजभूषण निषाद की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। आप मधुबनी में आप वहाँ पर जो चला है एकदम निश्चित रूप से वोटर कम गए हैं, वहाँ पर सबसे कम गए हैं, लेकिन वहाँ साफ है कि नरेंद्र मोदी ने जो अनाज दिया है, जो काम किया है, उसके लिए वहाँ मतदान हो रहा है। यादवों ने भी वहाँ पर इनको अशोक यादव है, हाँ अशोक यादव है। आप कैसे देख रहे हैं 24 सीटों की जो लड़ाई अब तक हुई है? देखिए, इसमें सबसे कंफर्टेबल स्थिति में कोई है तो वो है राजद। अच्छा, हाँ, सबसे कंफर्टेबल, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, हारने के लिए कुछ है नहीं, जो है वो जीतने के लिए ही है। इसको बहुत कम अनुभव है राजनीति का, उसने नाको चने चबवा दिया पूरे एनडीए को। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, धुरंधर नेता, उनको अकेला एक नौजवान नाको चने चबवा दिया। और बेरोजगारी का मुद्दा इतने जोर से उसने उठाया कि तमाम पार्टियों को उसमें शामिल होना पड़ा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों का दंगल और आज 5वें चरण के तहत 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। आपको बता दें कि मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा की सीट पर आज वोटिंग हुए और जो वोटिंग का प्रतिशत निकलकर सामने आया है, एक बार फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि बीते 4 चरणों में हमने देखा है, हाजीपुर और सारण की सीट की ज़्यादा चर्चा थी क्योंकि हॉट सीट थे, जहां से एक तरफ चिराग पासवान लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी। तो क्या कुछ आज घटा है, किस प्रकार से वोटिंग हुई है, पैटर्न कितना बदला है और वोटरों का मिजाज क्या था, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। तो सबसे पहले प्रवीण बागी जी से जुड़ते हैं। कैसे देख रहे हैं आज जो 5 सीटों की वोटिंग हुई है? पहला तो ये कि जो चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन जो अभियान चला रहा है वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए, उसका कोई असर नहीं दिखा बिहार में, क्योंकि ये लगातार 5वां चरण है जब 2019 के चुनाव से कम वोटिंग हुई। तो इसका मतलब साफ है कि मतदाताओं में किसी किस्म का कोई उत्साह नहीं है कि वो बूथ पर जाएं और वोट करें। और बाकी सब तो बहानेबाजी है कि मौसम है तो धूप है, ये है धूप और गर्मी से दुनिया में कहीं भी कोई काम रुकता नहीं है। तो जिनमें जज्बा होता है, उत्साह होता है, वो लोग वोट में लाइन में लग के वोट देते हैं। मगर इसका एक दूसरा संकेत भी है। वो संकेत ये है कि ये जो वोटिंग पैटर्न है वो बताता है कि सत्ता पक्ष के लिए ये फ़ायदेमंद है। सत्ता पक्ष को इसका फ़ायदा होगा और विपक्ष के लोग यानी जो सत्ता पक्ष से नाराज़ हैं वैसे मतदाता वोट देने नहीं आए। इसका ये समझा जा रहा है संकेत। मगर ये कोई सर्वमान संकेत नहीं, कई बार ये झूठे भी गलत साबित भी हो जाते हैं। मगर आमतौर पर ये माना जाता है कि कम वोटिंग यानी सत्ता पक्ष को फ़ायदा और ज़्यादा बम्पर वोटिंग यानी सरकार बदलने के संकेत। और दूसरी बात ये कि सारण
जहां पूरे देश की निगाह लगी हुई है, क्योंकि वहां से लालू प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। डमी कैंडिडेट हैं उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य, मगर खुद लालू प्रसाद वहाँ कमान संभाले हुए हैं और वहाँ राजद कार्यालय में वो कैंप अपना लगाए हुए हैं और वहीं से सारा संचालन कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी बागडोर उनके हाथ में है। वहाँ कोई स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये स्थिति है। और वहाँ जातीय समीकरण जो अब तक बताए जा रहे थे कि ये जाति इधर है, ये जाति इधर है, वो जातीय समीकरण भी गड्ढमड्ढ हुए हैं, मतलब ध्वस्त हो गए हैं। जो जातियाँ इधर थीं वो उधर भी गईं, उधर की जातियाँ इधर भी आईं, यानी मिक्स वोटिंग हुआ। कोई जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई हो वहाँ, वैसा संकेत वहाँ नहीं दिख रहा है। और लालू प्रसाद की वहाँ मौजूदगी, रोहिणी आचार्य का उम्मीदवार होना, इसके बावजूद वहाँ वोटिंग 2019 से कम होने का मतलब है कि लालू प्रसाद भी मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं जगा पाए। रोहिणी आचार्य का आकर्षण भी मतदाताओं को बूथ तक नहीं लेके आ पाया। तो वो मैं बता दूं कि कहाँ कितनी वोटिंग। देखिए, एक तो कि पहला ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, यानी जब वोटिंग बंद हो जाती है। अब इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल होगा कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो 6 बजे तक दे लेंगे वोट, तो मान लीजिए कि 2 से 5% और 3% हाँ और अंतर हो सकता है। तो 5 बजे तक इन 5 सीटों को मिला करके 52.35 यानी 52.35 वोट हुआ 5 सीट पर। और 2019 में 57.19% हुआ था। तो 5% का तो ऐसा ही हाँ अंतर दिख रहा है कि 5% कम वोटिंग हुई, बढ़ जाए तो 52 नहीं 54 जोड़ लीजिए कि 54 हो गया, फिर भी कम है। और सारण में जहाँ 5 बजे तक 50.46% वोट हुआ, और 19 में यहाँ हुआ था 56.60% वोटिंग हुई थी। तो लगभग 6% कम हुआ सारण में। लालू प्रसाद की मौजूदगी के बाद ये वोटिंग कम हुई वहाँ। हाजीपुर में भी 53.81% वोटिंग हुई है, और पिछले बार यानी 2019 में वहाँ हुई थी 55.26% वोटिंग हुई थी। मुजफ्फरपुर में 55.30% और 2019 में हुई थी 61.71%। सीतामढ़ी में 53.13% और पिछले बार हुई थी वहाँ वोटिंग 59.32%। मधुबनी में सबसे कम वोटिंग हुई, जो 5 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें सबसे कम वोटिंग हुई मधुबनी में 49.01%, और पिछले बार हुआ था 53.81%। तो ये इतने का रेशियो है, यानी 4% कम वोटिंग, लगभग 5 मान लीजिए 5% कम वोटिंग मधुबनी में हुई। और सबसे ज़्यादा वो जो वोटिंग है वो मुजफ्फरपुर में हुई। पिछले बार भी हुई, इस बार भी हुई, हाँ, लेकिन रेशियो घटा है। तो मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि वहाँ राजभूषण साहनी जो हैं वो उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। अजय निषाद जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले राजभूषण निषाद की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। हाजीपुर में स्थिति टाइट है, मगर फिर भी वहाँ बेहतर पोजीशन में है चिराग पासवान। और सारण का बता ही दिया। मधुबनी में भी बहुत कड़ा मुकाबला है। मधुबनी और सीतामढ़ी, इन दोनों जगहों पर कड़ा मुकाबला है। तो यहाँ पे अभी और स्थिति स्पष्ट होनी है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा।
तो ये स्थिति है कुल मिला अब के। इसमें रवि रंजन जी को भी जोड़ लेते हैं कि सबसे पहला आपका क्या है ओपिनियन, जिस प्रकार से वोटिंग घटी है और इन 5 सीटों पर किसको फायदा किसको नुकसान आप दिखाएं? देखिए, वोटों का प्रतिशत जो कम हुआ उसमें एक बात तो साफ हो गई कि बिहार में न तो मोदी का कोई लहर चल रहा है और न तेजस्वी यादव की भी कोई लहर है। दोनों ही तरफ से मतदाता निराश हैं और मतदाताओं ने बड़ी मायूसी में मतदान किया है। ये वोटों का प्रतिशत कम होने से ये पता चल रहा है। तेजस्वी यादव का एक पूरे राष्ट्र में एक बनाने की कोशिश चली कि रोज़गार देने वाले और युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई है और बड़ी संख्या में लोग उनके पक्ष में हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत माने उनकी बहन जिस क्षेत्र में खड़ी हैं वहाँ ही मतदाताओं ने जो दिखाया, इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव की भी कोई उनका जादू नहीं चल रहा है, नरेंद्र मोदी का भी नहीं चल रहा है। ये कोई कह सकता है कि माने नरेंद्र मोदी का लहर है, वो नहीं है। पर एक चीज़ साफ इसमें दिख रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही नैया पार लगने वाली है। अगर एनडीए की नैया पार लगती तो, क्योंकि आप राजीव प्रताप रूढ़ी जो वहाँ से मौजूदा सांसद हैं वो अगर मुश्किल में है, देवेश चंद्र ठाकुर जो माने माहिर खिलाड़ी हैं वो अगर मुश्किल में हैं, तो आप सोच सकते हैं चिराग पासवान जो पिता माने जिनके पिता ने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया, माने गिनीज बुक में नाम गया, वहाँ भी कह रहा है कि किसी तरह से घींच घांच के पास हो जाएंगे। तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मैंने प्रत्याशियों को जीतना है। अब जो मेरी बात हुई है, आप देखिए इस इलाके में मधुबनी का, आप सीतामढ़ी की बात, मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, ये इलाके ऐसे हैं जिनका मिथिलांचल और बज्जिका, इसको तो बज्जिका बोलते हैं, लेकिन मिथिलांचल से सटा हुआ इलाका है। उस इलाके में मुजफ्फरपुर में हम पिछले 7-8 साल तक मैंने एक ज़माने में मैं वहाँ रह चुका हूँ और रिपोर्टिंग मैंने की है। तो हमारे कई साथी उस इलाके में हैं जो अब कई लोग संपादक बन गए हैं और कई लोग, उनसे मेरी जो बातचीत हुई है उसमें लोगों का कहना है कि राम मंदिर का एक असर, चूँकि वो मिथिलांचल के इलाके से, माने मधुबनी में नेपाल से सटा हुआ इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, राम मंदिर का एक असर वहाँ पर है। मिथिलांचल के इलाके में राम मंदिर का असर है, लोगों ने उसके आधार पर वोट डाला है। मुजफ्फरपुर के कुछ गाँवों की महिलाओं की बातचीत में टेलीविज़न पर जो बाइट्स चल रहे थे उसमें मैंने सुना है, और वो महिलाएं कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने खाने पीने के लिए दिया है और सब कुछ दिया है, तो हम लोग तो वही उन्हीं को दे रहे हैं। ये संकेत हुआ, वो नहीं बेचारी वो नहीं जानती कि ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने इनको दिया है, मोदी के लिए ही हम लोग लें। तो इसे पता चल रहा है कि आम जनता जो अनाज, जो मुफ्त अनाज को, उसका भी असर हुआ है मोदी के, उसका राम मंदिर का असर हुआ, वो मुफ्त अनाज का असर हुआ है। अब जानिए, आप देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी में उन्होंने माने रितु जायसवाल ये वहाँ पर उनको चैलेंज कर रही हैं, ये क्षमा करें, अर्जुन राय जो एक बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं। यादव वोटर माने वहाँ भूमिहार और ब्राह्मण, चूँकि वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, और ये देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी के चुनाव में जो चुनाव लड़ते रहे हैं उसकी मैनेजमेंट वो करते रहे हैं, आखिर समय में उनका वोट बिगड़ा था, ये मैंने 1-2 दिन पहले, और कई वोटर जो भूमिहार जाति के वो नाराज़ बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मैनेजमेंट किया और यादवों को भी अपनी तरफ, माने अर्जुन राय का वोट भी काटा है। देवेश चंद्र ठाकुर ने जब खुद घोषणा किया था कि वो यहाँ से उम्मीदवार बन रहे हैं, जब महागठबंधन में ही थी जनता दल यूनाइटेड, तब तो आरजेडी जेडीयू के पिछड़े अति पिछड़े नेताओं ने उनके खिलाफ गोलबंदी कर दी थी। बिल्कुल की थी, ये गोलबंदी जबरदस्त हुई थी और ये असर यहाँ तक आया था। मैंने छपरा और हाजीपुर में आप देख सकते हैं कि अति पिछड़े वोटर जो है अंतिम समय तक डायलेमा में रहा कि हमें क्या करना है, और छपरा में और हाजीपुर में दोनों जगह ये हुआ कि कुशवाहा मतदाता नाराज है, नहीं करेगा मतदान। रोहिणी के पक्ष में छपरा में कह रहे हैं कि कुशवाहा मतदाता कर देगा, लेकिन आखिर समय में हवा बदली है, ये जैसी रिपोर्ट हमको मिल रही है। ये देखिए, मैंने चिराग पासवान को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो सूचना मिल रही है, वो आराम से निकल रहे हैं, चुनाव में वो जीतेंगे ऐसा लग रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर को थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो निकल जाएंगे। अच्छा। आप मधुबनी में आप वहाँ पर जो चला है, एकदम निश्चित रूप से वोटर कम गए हैं, वहाँ पर सबसे कम गए हैं, लेकिन वहाँ साफ है कि नरेंद्र मोदी ने जो अनाज दिया है, जो काम किया है, उसके लिए वहाँ मतदान हो रहा है। यादवों ने भी वहाँ पर इनको, अशोक यादव हैं, हाँ अशोक यादव हैं,
तो कैंडिडेट भी वही है, तो यादवों ने भी उनको वोट किया है। अली अशरफ फातमी मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट एक साथ पूरा गायब कर देंगे, ऐसा हुआ नहीं है, नहीं हो पाया है। तो ये स्थिति स्पष्ट है कि पांचों सीटों पर एनडीए खींच खांच के निश्चित रूप से, मैंने ये हाजीपुर वाला तो आराम से निकलेगा और मुजफ्फरपुर भी आराम से निकलेगा। सारण के सीट पर देखिए अभी तक तो चल रही कि ये राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि कई जगह गड़बड़ी हुई, हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। तो प्रत्याशी शुरू में हताश होने लगता है, तो लगता है कि वो हारने जा रहा है और ये करें, मुकदमा करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बाद में कुछ जगहों पर किया भी गया, मैंने कि रोहिणी के खिलाफ की मैंने इन्होंने गुंडागर्दी की, और ये शुरू में हुआ कि मतदाताओं में एक बना दिया जाए कि रोहिणी के पक्ष के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मतदाता एकजुट हो जाए, क्योंकि राजपूत वोटर नाराज थे और राजपूत वोटर में बिखराव होना था। लेकिन इस बात के फैलाकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने उसमें एक वो कर लिया कि माने इंटैक्ट हो गए, राजपूत भी इंटैक्ट हो गए और उनको वोट किया है। अब देखिए वो वहाँ पर जो एक प्रत्याशी भूमिहार नेता, हाँ, इन लोगों ने भूमिहारों को की गोलबंदी की है और ये राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में मतदान हुआ है। वो तो सच्चिदानंद राय जी का, सच्चिदानंद, मैं वही कह रहा था, तो भूमिहार का वोट काट रहे थे, हाँ। लेकिन भूमिहारों को मैनेज किया गया है, मैनेज सच्चिदानंद राय ने तो सहयोग किया ही, भूमिहार वोट मैनेज हुआ है। और आखिर समय ये भीतर की बात है जो वहाँ के संवाददाता और वहाँ के लोग बता रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी निकल जाएंगे, ऐसी संभावना है। आप सहमत हैं रवि रंजन जी के बात से? वो ठीक कह रहे हैं। और एक दूसरी घटना भी हुई कि सवेरे ही सवेरे ये जो है रोहिणी आचार्य वो नाराज हो गई पत्रकारों पर। वो कहीं किसी गांव में गई हुई थी और वहाँ से लौट रही थी, तो पत्रकारों ने उनकी बाइट लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उनका तस्वीर लेने की कोशिश की, तो वो नाराज़ हो गई कि आप लोग बिना पूछे हुए फ़ोटो खींचने लगते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाई आप सार्वजनिक जीवन में हैं, उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी तस्वीर खींची जाएगी, आपकी बाइट ली ही जाएगी और आपको बोलना भी है। नहीं बोलिएगा तो वो आपके नकारात्मक उसका असर होगा। तो ये बोल दी कि पापा ने मना किया है। बताइए कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और आपको पापा ने मना किया है बोलने से। तो इसी से पता चल जाता है कि वो कैसे डमी कैंडिडेट हैं। चुनाव तो लालू प्रसाद लड़ रहे हैं, मुकाबला वहाँ रूढ़ी और लालू प्रसाद में है, तो ये स्थिति है। तो वो झुंझलाहट उनकी बताती है कि वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं वहाँ। कंफर्टेबल फील करती तो तनाव में इस तरह नहीं आती। रूढ़ी जी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? रूढ़ी जी भी कंफर्टेबल नहीं, दोनों की सांस लटकी हुई है। अब वहाँ कुछ भी फैसला हो सकता है, ये है। और कौन किसको वोट कर रहा है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोनों स्वभाव में लगभग एक ही जैसे हैं। दोनों कैंडिडेट। 2 दिन पे छपरा गया था, वहाँ पर अब यादव महिला कह रही हैं कि भैया मुझे तो अनाज मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, तो हम उधर जाएंगे। दूसरी तरफ में राजपूत समाज में गया तो वहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास तो रूढ़ी जी आए नहीं, तो हम उनको वोट काहे देंगे। तो मामला तो सही में फंसा हुआ है। और देखिए ये चुनाव दूसरे किस्म का है, वो समझ में लोगों के नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं इस सरकार की ओर से, उसका जो लाभ मिला है वो एक अलग वर्ग खड़ा हो गया है। वो जाति धर्म से अलग है, उस पर जाति धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। तो वो एक अलग वर्ग है और मोदी जी के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति वो लॉयल है। उसको लगता है कि अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो शायद ये सुविधाएं बंद हो जाएंगी। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो है 5 किलो फ्री अनाज, आयुष्मान कार्ड और घर और शौचालय, किसान निधि योजना, ये सभी मिला जुला करके इनका बहुत बड़ा असर है। और इसीलिए कांग्रेस को भी अंत में कहना पड़ा कि हम आएंगे तो 10 किलो का अनाज देंगे। तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने भी पकड़ लिया इस बात को कि कहाँ पे मामला अटक रहा है, तो इसलिए उसने किया। तो वो एक वर्ग खड़ा हो गया है। और दूसरे ये चुनाव इस मामले में भी अलग है कि ये आम चुनाव नहीं है, ये कहिए कि इसको एक तरह से रेफरेंडम है मोदी जी के नाम पर, कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर ये रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है ये। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता अपने नाम पर वोट मांग रहा है और गारंटी दे रहा है कि आप वोट दीजिए तो हम ये करेंगे, काम करके दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे।
रवि रंजन जी ने मधुबनी और सीतामढ़ी को लेकर जो बात कही, उनका कहना है कि खींच खींच के एनडीए कैंडिडेट निकल जाएंगे, लेकिन आपका कहना है कि मामला दोनों जगह फंसा हुआ है। क्या सच में मामला फंसा है या एक तरफा लड़ाई हो जाएगी? फंसा हुआ का मतलब कि हार जीत बहुत कम मार्जिन से होगी। अब उसमें किसी की भी हार जीत हो सकती है, मगर ये तो सही बात है कि जो उम्मीदवार हैं उससे कोई खुश नहीं है। वो चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हों, चाहे वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हों, जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि की भूमिका में बहुत सफल नहीं रहे हैं, और इसी चलते ये नाराज़गी है। तो बिहार में तो लोग छोटी छोटी बात पर भी नाराज़ हो जाते हैं। अब जैसे आप खूब काम कर रहे हैं, अच्छा है, मगर उनके यहाँ किसी फंक्शन में नहीं आए तो मुंह फुला लेंगे वो कि नहीं आए। तो इन सब वजहों से भी नाराज़गी होती है लोगों की। और कम जो वोटिंग हो रही है उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा पलायन है बिहार से। शायद ही कोई घर आपको मिले ऐसा जहाँ से 2-4 लोग, माने निकट परिवार के लोग बाहर नहीं हों बिहार से। हर घर की यही स्थिति है। इतने रोजगार और नौकरी देने के वादे सरकार ने किए हैं, शिक्षक में तो सही में बहाली उतनी हुई है, कहा गया कि लोग प्राइवेट नौकरियां छोड़कर बिहार आए, फिर भी वोटिंग परसेंटेज घटते जा रहा है। शिक्षक तो पहले से बिहार ही में न थे, वो तो पढ़ा ही रहे थे, वो कोई नई नियुक्ति थोड़े हुई। अरे उनको रेगुलराइज आपने कर दिया, वो तो पहले से शिक्षक नियुक्त थे, पढ़ा रहे थे। और कैसे उनकी नियुक्ति हुई थी, डिग्री लाओ पैसा लाओ, और पैसा फेंको डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और वो नीतीश जी की देन थी। अब फिर उस पर ये हुआ, सवाल उठने लगे और विवाद हुआ, तो फिर उसको हुआ कि रेगुलराइज कीजिए भाई। तो उसी समय मैंने कह दिया था कि ये किसी को फेल किया नहीं जाएगा, वो बार बार करके सबको पास हो जाएगा। वही हुआ, सब लोग लगभग पास हो गए। वही लोग बिहार में हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे। मान लीजिए कुछ लोग आए होंगे बाहर से, नए लोग, बाकी तो मोस्टली तो सब यहीं के लोग हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है। और नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी देने से काम नहीं होगा, उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। और दूसरी व्यवस्थाएं यानी कि बैंक से लोन दे के उनको रोजगार के लिए ये करना, तो फैक्ट्री, बड़े उद्योग धंधे लगे, तो वो सरकार ने प्रयास किया, उसमें मुंह की खानी पड़ी। कोई एक उद्योगपति नहीं आया। जिस राजधानी में दिन दहाड़े बैंक से पैसा निकाल के कोई जा रहा हो छीन ले, महिला घूमने मॉर्निंग वॉक में जा रही हो गले की चेन छीन ले, आप मोबाइल लेके सड़क पर बात करते जा रहे हो, झपट्टा मार के मोबाइल आपका छीन लिया जाए। तो जिस शहर की ये हालत हो, जिस प्रदेश की राजधानी की, वहाँ किसी उद्योगपति को कुत्ते ने काटा है कि वो आएगा? उसको तो करोड़ों की पूंजी इन्वेस्ट करनी है, तो वो क्यों आएगा यहाँ? तो लोग आते हैं, सरकारी मेहमान बन के आते हैं, खा पी के थैंक यू कह के चले जाते हैं। तो ये बिहार में जब तक आप दुरुस्त व्यवस्था नहीं कीजिएगा, और निजी क्षेत्र के लिए दिक्कत ये है कि यहाँ करप्शन इतना है, हर डेग डेग पर करप्शन है, मंत्री से लेकर के और नीचे चपरासी तक, बगैर चढ़ावा दिए कोई काम होता नहीं है। अच्छा, आज सीतामढ़ी में वोटिंग के दौरान आरजेडी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि वहां बूथ कैप्चरिंग हुई है। वहां पर एक थाना प्रभारी ने बूथ को अपने कैप्चर में लेकर जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में वोटिंग करवाया। हाँ, ये आरोप लगा है, तो अब आयोग उसकी जांच करेगा, अगर सही होगा तो कार्रवाई होगी, फिर से रीपोल होगा, और आरोप प्रमाणित नहीं हुआ तो ये होगा। उसके अलावा 3 जगहों पर वोट बहिष्कार भी किया वोटरों ने। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बूथ नंबर 69 पर वहाँ बहिष्कार करने की वजह थी कि लोग स्कूल और ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे थे। 5 साल से वहाँ का गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, 5 साल से मांग करते करते लोग थक गए। अब समझ लीजिए कि वहाँ के विधायक और सांसद कैसे होंगे। तो इसीलिए तो उनको टिकट नहीं मिला, टिकट काट दिया एनडीए ने, यही सब शिकायतें थी। तो वहाँ के लोगों ने वो अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। जब इस लोकतंत्र का कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा है तो वोट हम क्यों दें। और दूसरा, मधुबनी के जाले प्रखंड के बेलवारा और चमनपुर में बूथ नंबर 116 और 76 में सड़क के लिए बहिष्कार हुआ कि गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। तो इसके पहले उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए होंगे और कहीं से समाधान नहीं हुआ तो अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने कहा कि वोट नहीं देंगे।
तो ये दो जगह हैं। और एक और रोचक घटना हुई। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक अमरख राजकीय विद्यालय है। वहाँ के एक शिक्षक हैं हरेंद्र रजक जी। उन्होंने बच्चों को कहा कि जाके अपने घर में कहना माता पिता से कि मोदी जी को वोट नहीं देना है, मोदी जी बदमाश आदमी है इसको एकदम वोट नहीं देना, हराना है। बच्चों ने जाके घर में कहा कि भाई मास्टर साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बच्चों तो गार्जियनों ने शिकायत की उसकी शिक्षा अधिकारी से। फिर जांच वाँच हुआ तो वो आरोप सही पाए गए। अंत में उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब बेचारे जेल में गए वो मास्टर साहब। तो ये इस तरह की घटनाएं बिहार में होती रहती हैं। रवि रंजन जी, आप कैसे देख रहे हैं? 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए बिहार में, 24 सीटों पर वोटिंग हो गई। पलड़ा आपको लग रहा है कि एनडीए का जैसा 2019 में था वैसा ही रहेगा या कुछ इस बार घटेगा? पिछले 2 चरणों के चुनाव में 5 जो आज हुए और पिछले चुनाव में 5 और हुए थे। इन 10 चुनावों में, इन 10 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि अधिकांश सीटें एनडीए जीतेगी। पहले चरण में जब चुनाव हुआ उसमें एनडीए की मुश्किल बढ़ी थी और उसके बाद बीजेपी के लोग बहुत सतर्क हुए और उसके बाद मेहनत करना शुरू किया। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री काराकाट में जा रहे हैं। माने अब की बार जो उनकी सभा 25 तारीख को होने वाली है, उनकी सभा काराकाट में होने जा रही है। उससे पहले आपको मोतिहारी और सिवान में वहाँ होने जा रही है। माने बक्सर में, काराकाट में, इन सब जगहों पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज दूसरी बार पटना आ रहे हैं। आज पटना में गहमा गहमी है। आज सुशील मोदी के घर पर भी जाने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीजेपी के ये तमाम बड़े लीडर्स बिहार में कैंप किए हुए हैं। तो इसका माने ये है कि बिहार में उनको कहीं ना कहीं दिखा है कि मुश्किल है, मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। 39 सीटें जो ये लोग जीत गए थे पिछली बार, इस बार उसमें शक है, उसमें निश्चित रूप से शक है। सभी सीटें ये नहीं जीत पाएंगे। इनमें इनको कहीं ना कहीं घाटा सहना पड़ेगा। लेकिन ये तो आखिर समय में पता चलेगा। हम लोग तो जनता का मिजाज समझने के बाद और जो कुछ मिलता है उससे हम बता सकते हैं। तो ये जो अभी तक 10 सीटें अभी बाकी रह गई, 16 सीटें बाकी रह गई हैं। तो बाकी जिसमें है, इसमें हम कह सकते हैं कि 4-5 सीटें निश्चित रूप से इनको लूज करना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं 24 सीटों की जो लड़ाई अब तक हुई है? देखिए, इसमें सबसे कंफर्टेबल स्थिति में कोई है तो वो है राजद। अच्छा, हाँ, सबसे कंफर्टेबल, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, हारने के लिए कुछ है नहीं। जो है वो जीतने के लिए ही है। 23 सीटों पर वो लड़ रही है, तो जीतने के लिए 23 सीटें हैं, हारने के लिए 0। तो सबसे आरामदायक स्थिति में है। और सबसे कठिन परिस्थिति में एनडीए है कि उसके पास 39 सीटें हैं और वो बचाने की जद्दोजहद उसके सामने खड़ी है। और वही कारण है कि पीएम मोदी लगातार आ रहे हैं कि कैसे उसको मेंटेन रख सकें। मगर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद जो स्थिति है वो लगता नहीं है कि वो सीट रिटेन कर पाएंगे। 39 सीट ये स्थिति है। और इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि एक नौजवान जिसको बहुत कम अनुभव है राजनीति का, उसने नाको चने चबवा दिया पूरे एनडीए को। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, धुरंधर नेता, उनको अकेला एक नौजवान नाको चने चबवा दिया। और बेरोजगारी का मुद्दा इतने ज़ोर से उसने उठाया कि तमाम पार्टियों को उसमें शामिल होना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम लोग रोजगार देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो ये क्रेडिट तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को जाता है। तबीयत खराब है, कमर में दर्द है, चल नहीं सकते, फिर भी व्हील चेयर पर घूम करके और प्रचार कर रहे हैं। और समा उन्होंने बना दिया है, समा तो बांध दिया है। बिल्कुल। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने समा बांध दिया है और अब तक के 5 चरणों में जिस तरीके से धुआंधार उन्होंने प्रचार किया है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है कि अगर इंडी गठबंधन कुछ हासिल करेगा तो वो केवल और केवल तेजस्वी यादव के बदौलत ही हासिल करेगा। अब 5 चरणों के चुनाव में 24 सीटों की लड़ाई खत्म हो गई है। अब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। एक 25 मई को होगी जो कि 6ठे चरण का, और फिर 1 जून को जो 7वें और आखिरी चरण का, फिर 4 जून को रिजल्ट आना है। बातचीत हम आज के 5 सीटों पर कर रहे थे
किस तरीके का समीकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका थोड़ा कमजोर हो रहा है। और ऐसे में सारण की सीट थोड़ा ज़्यादा फंसते दिखाई दे रही है। चिराग के लिए राहत की खबर जरूर है। हालांकि शुरुआती समय में जब वोटिंग शुरू हुई थी तो सबसे पीछे प्रतिशत वोटिंग का हाजीपुर का ही था, लेकिन धीरे धीरे उसने कवर किया। लेकिन मधुबनी और सीतामढ़ी में मामला फंसा है। मुजफ्फरपुर लग रहा है कि शायद राह एनडीए की आसान है, लेकिन सबसे हॉट सीट सारण की, वहां कौन जीतेगा उसको लेकर बातचीत थी। अब रिजल्ट का इंतजार हर किसी को है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में भी बहुत आसान लड़ाई नहीं है। अभी जब चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले वहाँ रोड शो किया भाजपा ने, और बड़े बड़े भूमिहार नेता उस गाड़ी पर सवार थे, और भरी पब्लिक के बीच जब रोड शो गुजर रही थी उसी में दोनों भूमिहार नेता आपस में तू मैं करने लगे। तो इसका कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ा और देखने वाले भी अवाक थे कि भाई क्या कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर भी कई तरह की गुटबाजियां हैं, इसका भी घाटा उठाना पड़ेगा एनडीए को और भाजपा को। एनडीए को तो देखिए घाटा उठाना पड़ सकता है अगर इसी प्रकार से पार्टी के अंदर गुटबाजी रही तो। आगे भी अपडेट देखते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।